भूमि, मृदा व जल संसाधन। प्रश्न उत्तर करेंगे जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह दूसरा पाठ है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो 29% भाग पर स्थल है। कितने प्रतिशत पर है? तो 29% पर है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो मैदान में मिलती है। मतलब ज़्यादा लोग मैदान वाले भाग में रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो भू राजस्व विभाग भूमि से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं वह सुरक्षित कर रखता है। चौथा प्रश्न है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 5 प्रमुख वर्ग हैं। पांचवा प्रश्न है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो यह 4 पाए जाते हैं। छठा प्रश्न है, समुच्चय रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो यह मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है, जो कि पहाड़ी इलाकों में मृदा को रोकने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजक है? तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का। आठवां प्रश्न है, इनमें कौन सा महासागर नहीं है? तो अंटार्कटिक महासागर नहीं है। खाली स्थानों को भरना है। तो खाली स्थानों में पहला है, मृदा में जीवों के सड़ गले हुए अवशेष को ह्यूमस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, लेटेराइट मृदा का निर्माण निष्क्षालन प्रक्रिया से होता है। चौथा प्रश्न है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। और पांचवा प्रश्न है, महासागरों में जल का 97.3% भाग पाया जाता है। आगे प्रश्न है, भूमि उपयोग से क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। और चौथा है, ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है? अब हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो भूमि उपयोग से क्या समझते हैं? अपनी जरूरतों के अनुसार विवेक से किए जाने वाले भूमि के उपयोग को हम भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब आप अपने बुद्धि और बल के और अपने तकनीक के सहारे जिस भूमि का उपयोग करते हैं वह क्या है? भूमि उपयोग है। विभिन्न समाजों व क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में अंतर के कारण भूमि उपयोग में विविधता पाई जाती है। जो भूमि है उसका उपयोग में विविधता पाई जाती है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। भूमि उपयोग मुख्यतः कृषि कार्य, वानिकी, चारागाह, आवास, सड़क आदि कार्यों में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मृदा के निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, मृदा के निर्माण में मौलिक चट्टानें, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति और सूक्ष्मजीव, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल आदि कारकों का योगदान होता है और इसी से मृदा का निर्माण भी होता है। यह ऋतुक्षय की सतत प्रक्रिया द्वारा होता है। और आप वर्षा के दिनों में देखिएगा किस तरह से चट्टान कटता है और मिट्टी का क्षराव होता है। तीसरा प्रश्न है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना है।
तो यहाँ पर दो मुख्य कारक हैं, एक प्राकृतिक है और एक मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक में लिखेंगे, इसके अंतर्गत उच्च वाच, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु, वनस्पति, जल संसाधन आदि होते हैं। दूसरा है मानवीय कारक, इसके अंतर्गत तकनीकी ज्ञान, आबादी, श्रमिकों की उपलब्धता और मानवीय आवश्यकताओं में अंतर आदि होते हैं। चौथा प्रश्न है भूमि उपयोग के 5 वर्गों का उल्लेख करना है। तो भूमि उपयोग के 5 वर्ग हैं, वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा है कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि, तीसरा है परती भूमि, चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, पांचवा है शुद्ध कृषि या बोई भूमि। अब हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, भूमि उपयोग क्या है। भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, भूमि उपयोग का अर्थ है कुल उपलब्ध भूमि की विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब है कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलते हैं तो कहीं शुद्ध बोई भूमि का क्षेत्र, कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। और भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधित आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। तो अब हम भूमि उपयोग वर्ग, भूमि उपयोग के निश्चित कार्य ये वर्ग हैं। वन क्षेत्र भूमि, दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर और व्यर्थ भूमि, सड़क मकान उद्योग में लगी भूमि, तीसरा है परती भूमि। तो चालू परती, जिस भूमि पर एक वर्ष या उससे कम समय में कृषि नहीं की गई हो वह क्या होता है, चालू परती कहलाता है। और अन्य परती भूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय में कृषि नहीं की गई हो वह अन्य भूमि होता है। चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थानीय चारागाह की भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्षों से अधिक समय से खेती नहीं की गई है उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। और पांचवा है शुद्ध बोई गई भूमि। दूसरा प्रश्न है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, किसी स्थान में मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, क्षेत्र की उच्च ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वही चट्टान टुकड़ा भौतिक, रासायनिक और जैविक ऋतुक्षरण से महीन महीन कणों में बदल जाता है जो बाद में मृदा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और बहुत पेचीदा होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इसे ऊपर की नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर और स स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर ह मतलब ह्यूमस की अधिकता होती है, ब जहाँ बालू पर पंख की प्रधानता होती है और स स्तर में ऋतुक्षरण से प्राप्त चट्टानीय कण मिलते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर पर मूल चट्टानें होती हैं। और मृदा निर्माण में बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है
मृदा अपरदन के कारणों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। उत्तर लिखेंगे, मृदा अपरदन के मुख्य कारण जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप भूमि की ढाल व मानवीय क्रियाएं हैं। तो वनों की कटाई, पशुचरण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, बाढ़ के प्रभाव, मृदा का अपरदन अधिक तेजी से होता है। पवन या पानी के बहाव से मैदान का चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के मौलिक गुणों में उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों के पैदावार, साग सब्जी उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करेंगे और करना पड़ेगा। वह पहला है, पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्चय रेखीय खेती करना। दूसरा है, पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण करना। तीसरा है, बंजर भूमि पर घास लगाना। चौथा है, फसल चक्र तकनीक को अपनाना। पांचवा है, खेती के वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना। और छठा है, जैविक खाद का प्रयोग करना। चौथा प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, जल के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों में अंतर आना, जल में वांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण निम्नलिखित स्रोत होते हैं। तो पहला है, क्यों प्रदूषित होता है, उसमें पहला है घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा है नगरीय क्षेत्रों का गंदा जल। और चौथा है परिवहन और यातायात दुर्घटनाएं। इन प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। वह है उल्टी आना, किडनी का खराब हो जाना, पेट का दर्द होना, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृत हो जाना, वजन घटना, दिमागी विकृति आदि। जल प्रदूषण से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, नदी तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को न डालें, इस पर प्रतिबंध लगाएं और अजैविक खादों के प्रयोग पर रोक लगा दी जाए। पांचवा है, जल संकट क्या है। जल संकट के जिम्मेवार कारकों का उल्लेख करें और इसे दूर करने का विवरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या के बढ़ते जल का अतिदोहन, जल की अनुचित उपयोगिता, जल का असमान वितरण, जल को प्रदूषित होना, शहरों में पनपती अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के सबसे बड़े कारकों में से माने जाते हैं। आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है परंतु यह प्रदूषित है। इसी तरह कई शहर महासागरों किनारे अवस्थित हैं परंतु यहाँ जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। क्योंकि जल संकट को दूर करने के निम्नलिखित उपाय इस प्रकार से हैं। वर्षा जल संग्रह की तकनीक। दूसरा है, छत पर वर्षा जल को संग्रहित करना। तीसरा है, जल का समुचित उपयोग करना। चौथा है, जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना। छठा है, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। बच्चों के बीच जल संरक्षण की महत्ता को बढ़ाना और प्राचीनतम जल संचय तकनीकों को अपनाना। छठा प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त विवरण दें या विवेचना करें। उत्तर लिखेंगे, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा और
लेटेराइट मृदा जो कि मरुस्थलीय मृदा पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। नवीन जलोढ़ को खादर या पुराना जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना व दलहन फसलों के उत्पादन में उपयुक्त है। काली मृदा एल्युमिनियम व लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यह मृदा अधिक पाई जाती है। लाल व पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सों में पाई जाती है, जहां लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद मृदा पीले रंग की होती है। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू फसलों के उत्पादन के लिए यह मृदा उड़ीसा, झारखंड, मेघालय में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा व दक्षिण पंजाब में पाई जाती हैं। यह पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आज हम हमारी दुनिया दूसरा पाठ का प्रश्न और उत्तर किए हैं।